ओम सदगुरुवे नमः। मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप में मेरे प्यारे आपका स्वागत है। आपकी वही पुरानी सीरीज चल रही है जिसका नाम वही है। न्यू सीरीज पेपर यहीं से रहेगा 2025-2026 सीबीएसई बोर्ड। ठीक है। और अभी जो हम प्रयास कर रहे हैं वो ये है कि जैसे जो हमारे बच्चे मतलब कि जो न्यू कमर्स हैं जो अभी तक स्टार्ट ही नहीं किए थे पढ़ना, अब उनके मन में आ रहा है कि बोर्ड एग्जाम की स्कीम वगैरह देखो के चलो पढ़ना शुरू करते हैं। तो प्यारे अभी भी बहुत समय है, अभी भी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। हम ये कहते हैं कि यदि आप अभी शिद्दत से लग जाएं तो आप 70/70 भी फिजिक्स में स्कोर कर सकते हैं और 100/100 ओवरऑल। ठीक है, लेकिन आप लग जाएं। ठीक वही ऐसे ही लगे जैसे वो बोलते नहीं डायलॉग आपका, किसी एक के हो जाओ वो आपका हो जाएगा। किसी को शिद्दत से चाहो पूरी कायनात लग जाएगी उससे आपको मिलाने। ठीक है प्यारे। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं आपका कि मंडे टू सैटरडे के बीच में आपका एक चैप्टर की पूरी पूरी थ्योरी, लॉजिक, कॉन्सेप्ट्स, डेरिवेशंस जो भी हैं वो डिस्कस करते हुए और एनसीईआरटी के एग्जांपल्स। ठीक है, वो जो दिए होंगे उसमें जो न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे वो भी साथ। अब एनसीईआरटी का एग्जांपल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एनसीईआरटी का जो एग्जांपल है वो लगभग पूरी वैरायटी को टच कर लेता है। ठीक है, तो जिससे आपको हर न्यूमेरिकल के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाए। फिर संडे को, क्योंकि वन शॉट वीडियो के लिए टाइम अदर डेज तो होता नहीं हम लोगों के पास, क्योंकि और भी बहुत सारे वर्क हैं, घर भी चलाना है। तो संडे को वन शॉट वीडियो में आपका पूरा पीवाईक्यू लेंगे उस चैप्टर का। लेकिन आपसे बेटा रिक्वेस्ट करते हैं कि जब तक आपको पूरे चैप्टर के हर एक टॉपिक के बारे में 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक आप पीवाईक्यू के लिए मत बैठिएगा। ठीक है, पीवाईक्यू में आपका क्या करेंगे, पूरा पूरा पीवाईक्यू आपका एक ही वीडियो में कवर करेंगे। और फिर उसके बाद एक वीडियो और होगा आपका, लगभग 160 टाइप ही होगा, जिसमें एमसीक्यू, केस बेस, असर्शन, रीजन, तो एक पीडीएफ होता है एनसीईआरटी ऐप में। ठीक है, तो उसको पूरा पूरा सॉल्व कराएंगे, जिसमें 100-150 क्वेश्चन कभी कभी होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे, तो बहुत समय आपका न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। और बेटा बस वही, आप मुझे अपना समय दो, मैं आपको आपके सपने दूंगा 100% प्यारे। ठीक है, तो ये अभी आपके सामने देखते हैं क्या लिखा है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी से आप परिचित, डेंसिटी से आप परिचित हैं। डेंसिटी का एक फार्मूला भी आप सुन रखे हैं। हाँ, क्या फार्मूला था डेंसिटी का? मास बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम फार्मूला था डेंसिटी का, जो आप स्टडी कर रखे हैं। मास बाई वॉल्यूम। लगे हाथ ये भी बता दो उसको किससे डिनोट करते थे? अच्छा, रो से करते थे। और यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हमेशा फार्मूले से निकला करती है। तो मास की यूनिट क्या हो जाएगी फिर? केजी। और वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन जैसे ये कौन सी डेंसिटी आप पढ़े थे? वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी। क्या आपने लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी पढ़ा था? नहीं, लेकिन यहां आ रहा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहां आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मास जो है ऐसा नहीं हो सकता केवल लेंथ में रहे। मास जहां जहां मटेरियल होगा वहां वहां एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब मास वहां वहां होगा जहां जहां मटेरियल होगा। तो मास वॉल्यूम में होगा, ना कि लेंथ या सरफेस में। इसलिए मास के केस में आप केवल वॉल्यूम में वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी ही पढ़े हैं। अब मास बाई वॉल्यूम ही आप फार्मूला जानते हैं। लेकिन चार्ज आपका लेंथ में भी हो सकता है, एरिया में भी हो सकता है, और सरफेस पर भी हो सकता है। चार्ज चार्ज ऐसा हो सकता है कि केवल लेंथ में रहे। कहां रहे? केवल लेंथ में रहे, ऐसा चार्ज के बारे में हो सकता है। चार्ज के बारे में ऐसा भी हो सकता है केवल कहां रहे? सरफेस पे रहे।
ऐसा भी हो सकता है चार्ज के बारे में। और चार्ज के बारे में ऐसा भी हो सकता है कि चार्ज कहाँ पर रहे, पूरे पूरे वॉल्यूम में एग्जिस्ट करे। ऐसा हो सकता, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी चार्ज बाई लेंथ, और लेमडा से डिनोट करेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी सिग्मा से डिनोट करेंगे, और चार्ज बाई एरिया हो जाएगी। कुछ कुछ लोग एरिया को डीएस भी लिखते हैं, डीएस सरफेस एरिया, डीए एरिया, बात एक ही है। और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी हो जाएगा आपका डी क्यू बाई डी, ठीक है। डी क्यू, डीएल क्या होगा, इसी का छोटा सा पार्ट होगा, इसी का छोटा सा पार्ट होगा डीएल, जिसका चार्ज होगा डी क्यू। यहाँ डीए क्या होगा, डीए भी यहाँ छोटा सा होगा, डीए जिस पर चार्ज क्या रहेगा डी क्यू। डीवी क्या होगा, ये डीवी है, इस पर भी चार्ज क्या है डी, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट अक्सर फार्मूले से, यहाँ यूनिट हो जाएगी आपकी चार्ज बाई लेंथ है, कूलाम पर मीटर। यहाँ आपका कूलाम पर मीटर स्क्वायर, यहाँ कूलाम पर मीटर क्यूब। देखो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को भी रो से डिनोट कर रहे हैं, और वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी को भी रो से डिनोट किया, ठीक है, दिख रहा है, ठीक। अब आपका बहुत समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कुछ है, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। यहाँ कुछ कहानी लिखी गई है, एमसीक्यू हो सकता है, निपट लें कहीं। एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिसकंटिन्यूअस। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, बिकॉज दे आर discrete charges separated by intervening space where there is no charge, ठीक है। कुल मिला के ऐसे समझें आप कि जैसे एक बड़ा सा फुटबॉल का मैदान है, और वहां पूरा का पूरा फुटबॉल मैदान भरा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब वहां किसी छोटे से पोर्शन को जूम करके आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि लोग काफी दूर दूर खड़े हैं, इसका मतलब बीच बीच में स्पेस दिखेगा, और वहां डिसकंटिन्यूअस मामला दिखेगा। लेकिन उसी फुटबॉल मैदान को आप क्या करें, खूब दूर से देखें, तो जो लोग हैं वहां पे, वो ऐसा लगेगा कि बीच में कहीं स्पेस ही नहीं है, ऐसा लगेगा कहीं स्पेस ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम बड़े लेवल पे कोई बात करेंगे, ठीक है, तो हम उसे कंटिन्यूअस मान सकते हैं। छोटे लेवल बात करेंगे जूम करके तो स्पेस बीच बीच में रहेगा, तो उसे हम डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। ऐसा ही कुछ यहाँ हिंट दिया जा रहा है। तो शायद कुछ पकड़ में आया होगा, और नहीं भी पकड़ में आया कोई प्रॉब्लम है नहीं, से आ गया होगा कि आप पर हमें भरोसा है, पता नहीं भरोसा आपको है कि नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक कंटिन्यूअस चार्ज, लीनियर चार्ज है, कैसा है, लीनियर चार्ज है, और जिस पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का कंटिन्यूअस है, ठीक है। ये एक लीनियर चार्ज है, और इसके नॉर्मल बाइसेक्टर पर, कहां पर, नॉर्मल बाइसेक्टर पर, तो थोड़ा नॉर्मल बाइसेक्टर बना ही दें, यहाँ कलर चेंज कर दें, शेप के साथ जो है लेंथ भी ले लें, तो
20 लिया गया है। नॉर्मल बाइसेक्टर कैसे पता चलेगा? के लिए फिर से कलर चेंज कर दें। ये है नॉर्मल बाइसेक्टर मेरे प्यारे। अब लेंथ की जरूरत नहीं है। ठीक, अब यहां पर जो है हम लोग कार्यक्रम शुरू करते हैं। बहुत हुआ। हाँ देखिए, ये आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। जब भी हम कोई डेरिवेशन करते हैं तो पॉजिटिव लेके करते हैं, क्योंकि आपको अपने लाइफ में पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। बाकी कहीं निगेटिव रहेगा तो निगेटिव भी देख लेंगे, उसमें क्या हुआ। ठीक है, अब इस लीनियर चार्ज के कारण हमको यहां पर इस पॉइंट पर फील्ड चाहिए। इस पॉइंट को हमने पी मान लिया है, और ये पॉइंट जो है वायर से, ये जो आपका यूनिफॉर्मली चार्ज स्टेट वायर है उससे ए डिस्टेंस पर ये पॉइंट है। कितने डिस्टेंस पे है? ए डिस्टेंस पे पॉइंट है जहां ये फील्ड निकालनी है। और यहां ध्यान दें, यहां हमने क्या किया, थीटा एंगल पर, थीटा, अब ऐसे एंगल पर, और मिड पॉइंट ओ से एल डिस्टेंस पर हमने एक छोटा सा चार्ज अज्यूम कर लिया, डी क्यू, और जिसकी लेंथ dl है तो dq बाई dl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका लेमडा। अब इस चार्ज के कारण जो है, जो यहाँ फील्ड होगी, तो हमने आपसे बताया था कि जहां भी आपको फील्ड निकालनी हो वहां हम अज्यूम कर लेंगे क्या रखा है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और फील्ड का कारण जो चार्ज है, जो सोर्स चार्ज है, वो चार्ज रेस्ट में रहेगा, ये चार्ज रेस्ट में रहेगा, और टेस्ट चार्ज फ्री रहेगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो चार्ज इधर भागेगा, इसका मतलब फील्ड की ये डायरेक्शन हो जाएगी। छोटा चार्ज ले रहे हैं तो फील्ड भी स्मॉल होगी, तो डीई लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? डी। और जितनी डिस्टेंस पर नीचे उतनी ही डिस्टेंस पर ऊपर भी उतने ही एंगल पर, उतने ही एंगल पर ऊपर भी हम जो है एक दूसरा चार्ज ले रहे हैं, डी क्यू, इसकी भी लेंथ है dl, बराबर लेमडा लिख ही सकते हैं। और इसकी लोकेशन है यल, कहां से? मिड पॉइंट ओ से। तो मेरे प्यारे जो है, इस चार्ज के कारण भी यहां फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, और फिर से डी लेंगे। दोनों को डी इसलिए लिख रखे हैं हम कि सोर्स चार्ज दोनों केस में सेम है, और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, या कॉन्ग्रुएंट होंगे क्यों? क्योंकि ये साइड दोनों में कॉमन है, ये एंगल 90 है तो ये भी 90 है, ये लेंथ यल है तो ये भी यल है, तो ये दोनों लेंथ बराबर होगी। या लिख ही दें कितनी होगी, ये लेंथ होगी आपकी ए स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और ये भी लेंथ होगी आपकी ए स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, जिसको हम आर अज्यूम कर लेंगे कुछ देर के लिए। इसका मतलब सोर्स चार्ज भी dq है और सेपरेशन भी r है यहाँ भी, और यहाँ भी सोर्स चार्ज dq है, सेपरेशन r है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आप जानते ही हैं क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq तो नहीं होता है, q अपॉन r स्क्वायर, ये फार्मूला होता है।
और जब सोर्स चार्ज और सेपरेशन सेम हो गया तो मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा, इसलिए डी दोनों जगह पे लिखा जा रहा है, डी दोनों जगह पे लिखा जा रहा है। तो डी दोनों जगह लिखने का अधिकार तभी है जब ये लेंथ और ये लेंथ सेम हो, ये दोनों लेंथ तभी सेम होगी जब ऊपर और नीचे थीटा सेम हो। ये ध्यान देंगे, ये सिमेट्री के लिए सॉल्व हो रहा है, इस सिमेट्री की सिचुएशन में ही एप्लीकेबल भी होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है प्यारे, अब इस डी के, अब इस डीई के आपके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये आपका थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट के कारण, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट के कारण। इस यहां एक एक्सिस ड्रा कर दे रहे हैं और ये हो जाएगा आपका क्या, इधर से एंगल दिया गया है तो ये हो जाएगा आपका, हाँ बोलो, डीई कॉस थीटा, बहुत सही। ये हो जाएगा आपका डीई, हाँ साइन थीटा। आप ही लोगों को भरोसे पढ़ाता है, यहाँ फिजिक्स आती कहाँ है। और बिल्कुल ऐसे ही यहां भी ये हो जाएगा डी कॉस थीटा और इधर हो जाएगा डी साइन थीटा। फिर से ये ध्यान देंगे, ये डी साइन थीटा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। ये डी कॉस थीटा, ये डी कॉस थीटा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड तभी सेम होगा जब ये थीटा और यहां भी ये थीटा सेम होगा तभी। इसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि नीचे 30 ले लें ऊपर 60 ले लें, नीचे थीटा 1 ले लें ऊपर थीटा 2 ले लें, नहीं। यदि ऐसा करते हैं तो तब भी सॉल्व होगा, ऐसा नहीं है। फिर लिमिट थीटा 1 थीटा 2 रखा जाएगा, और जब ये थीटा 1 होगा तो ये भी थीटा 1 होगा, ये थीटा 1 होगा तो इस कंपोनेंट में थीटा 1 जाएगा, यहाँ थीटा 1 जाएगा, और ये थीटा 2 होगा तो ये थीटा 2 होगा, इस कंपोनेंट में थीटा 2 यहाँ थीटा 2 जाएगा। फिर सॉल्व में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी लेकिन सॉल्व वो भी होगा, ठीक है। लेकिन अभी सिमेट्री के केस में सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेशन आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक। ये ध्यान देना यहाँ पे। अब यहां पर ये लिखा जाएगा कंपोनेंट पीई साइन थीटा will be cancelled out due to equal in magnitude and opposite direction, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और वेयर एज कंपोनेंट बी cos थीटा will be added। क्यों ऐड हो रहे हैं, ड्यू टू सेम डायरेक्शन, ड्यू टू सेम डायरेक्शन। कंपोनेंट डी cos थीटा क्या हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे, और कंपोनेंट डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ध्यान देना ऊपर भी थीटा है नीचे भी थीटा है तब, अदरवाइज नहीं। सिमेट्री के केस में ही सॉल्व कर रहे हैं, और ये फार्मूला सिमेट्री के केस में ही लगेगा, इस बात का ध्यान देना। फिजिक्स के न्यूमेरिकल इसीलिए टफ हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ फार्मूला याद रहे तभी काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। फार्मूला याद भी रहे और फार्मूला किस सिचुएशन में कैसे आया है ये भी पता हो, क्योंकि जो चीज जैसे डेराइव होती है, जैसे उत्पन्न होती है, वो उसी सिचुएशन में सरवाइव भी करेगी, अदरवाइज नहीं। जैसे पोलर बियर पोलर कंट्री में सरवाइव करेंगे, भारत में लाएंगे मर जाएंगे, और यहाँ की बकरियां भेड़ों और कुत्तों को ले जाएंगे जब आप पोलर कंट्री पे,
तो वो वहां मर जाए। जो जहां जन्म लेगा वहीं वो इजिली सर्वाइव करेगा। तो कोई भी फार्मूला फिजिक्स में जिस सिचुएशन में डिराइव होगा वो उसी सिचुएशन में मेरे प्यारे वो एप्लीकेबल होगा। यहां आप इसको डिराइव करते समय इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट को कैंसिल कह रहे हैं, और इसलिए कैंसिल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब मेरे प्यारे आप अच्छे से जानते हैं कि मैग्नीट्यूड सेम तभी हो सकता है जब दोनों जगह चार सेम हो और दोनों जगह सेपरेशन सेम हो, और सेपरेशन तभी सेम हो सकता है जब ये एंगल भी सेम हो, अदरवाइज नहीं हो। इसका मतलब थीटा वन थीटा टू के केस में डेरिवेशन नहीं हो रहा है, ये थीटा थीटा के केस में डेरिवेशन हो रहा है। नीचे मेजर कर रहे हैं तो हो सकता है माइनस थीटा ले लें, ऊपर कर रहे हैं तो प्लस थीटा ले लें, माइनस थीटा टू प्लस थीटा हो सकता है लिमिट हो जाए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा थीटा वन थीटा टू के लिए डेरिवेशन नहीं हो, ठीक है। अब ये कोई जरूरी थोड़े ना है, आप यहां भी आ सकते थे, यहां, और यहां पे आके यदि आप ले लिए होते पेयर, पेयर आप एक यहां ले लिए होते और एक यहां ले लिए होते, तो देखिए जरा आर पहले से कम हो जाता और एंगल पहले से ज्यादा हो जाता, और यल भी क्या होता, पहले से कम हो जाता। आर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एंगल क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, और यल की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। और यही सिचुएशन यहां भी हो रहा है, यहां भी क्या हो रहा है, यल कम हो गया, आर पहले इतना था, आर इतना हो गया, आर भी कम हो गया, ठीक है। और एंगल यहाँ कम था, यहाँ क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और नजदीक आ जाएंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा, और नजदीक आएंगे तो 90 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो एंगल है ये भी वेरी कर रहा है, और ये एंगल वेरी कर रहा है, तो आप देखो ये वाला भी वेरी कर रहा है, ठीक है। ये इतना था, इतना हो गया, फिर इतना हो गया, तो एंगल मतलब थीटा भी वेरी कर रहा है, यल भी वेरी कर रहा है, आर भी वेरी कर रहा है, तीन तीन वेरिएबल, ठीक है। और जितनी बार आप पेयर लेंगे, जैसे यहाँ डी क्यू लिए, यहाँ डी क्यू लिए, तो फिर डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, डी कास थीटा ऐड होंगे, फिर कोई पेयर लेंगे तो वहां भी ये कैंसिल होगा, ऐड होंगे। तो ऐसे कितने पेयर ले सकते हैं पूरे वायर पे आप, इनफाइनाइट। तो एडिशन भी क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम्स होगा। तो यहां हो जाएगा हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। और देखिए जरा, यहां जो है आपका, यहां E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डी कॉस थीटा और प्लस डी कॉस थीटा, और प्लस कितनी बार पता ही नहीं है। और इसी दिन के लिए मेरे प्यारे आप जानते हैं इंटीग्रेशन बनाया गया है, ये हो जाएगा डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, और E इज इक्वल टू डी की वैल्यू 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट, 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और कॉस थीटा है ये, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू, या 1/4 पाई एफ साइलन 0 बाहर हो जाएगा, और ये डी क्यू की जगह पे हो जाएगा लेमडा डी एल, आर स्क्वायर है ही है, ये कॉस थीटा हो जाएगा। बिकॉज बिकॉज लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी एल, डी क्यू बाई डी एल। तो
डी क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा आपका लेमडा डी एन। और फिर लेमडा कांस्टेंट है तो लेमडा भी बाहर आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा, और यहां पर बचा आपका डीएल कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। और ये तीनों के तीनों वेरिएबल हैं। अब 3 वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन कैसे कर पाएंगे आप? इंटीग्रेशन आप कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे आप इंटीग्रेशन? डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, यही सॉल्व कर देते हैं। आप इंटीग्रेशन क्यों नहीं कर पाएंगे? अब लिमिट यल में लिखेंगे कि थीटा में लिखेंगे कि आर में लिखेंगे? प्रॉब्लम है। यल में लिखे तो नाराज हो जाएगा थीटा और आर, थीटा में लिखे तो आर और यल, प्रॉब्लम है। सीधी सीधी बात। तो आगे बढ़ते हैं, मिक्सअप ना हो तो कलर चेंज कर देते हैं। अब देखें, जब तक हम अरेंजमेंट नहीं कर लेंगे कि डीएल और थीटा और आर को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट ना कर लें, तब तक इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, तब तक इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। बेटा जरा ध्यान दें, ये वाला ट्रायंगल आप देखिए, ये वाला, और यहां चलिए, ये दिख रहा है? इस ट्रायंगल में इस थीटा के लिए, ये जो थीटा है आपका थीटा, इस थीटा के लिए यल क्या है? परपेंडिकुलर, बहुत सही। और ए क्या है? बेस। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा। यहां L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? ए tan थीटा। लेकिन हमको यल तो चाहिए ही नहीं, हमको चाहिए डीएल। डिफ्रेंशिएट कर दो, डी बाई डी थीटा ऑफ यल, ये भी हो जाएगा आपका डी बाई डी थीटा ऑफ tan थीटा। तो डी एल इज इक्वल टू ए, इसका फार्मूला ही होता है, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, या डी थीटा उधर जाके इनटू हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई किसकी? डीएल का काम हो गया। डीएल आपका थीटा में बदल गया, cos थीटा आपका ऑलरेडी थीटा में है, बचा आर, आर बदलते हैं। आप जरा देखो यहां पर आर, यल और ए राइट एंगल ट्रायंगल है ये, आर स्क्वायर इज इक्वल टू यल स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, पाइथागोरस भाई साहब। आर स्क्वायर इज इक्वल टू यल की जगह पे क्या है आपका? ए tan थीटा, स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर। और फिर आप देखें तो ए स्क्वायर है कॉमन, और अंदर बच रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको जरा घूर के देखो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को, ये भस्म हो जाएगा, इसकी जगह पे नया जन्म हो जाएगा, और वो है सेक स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर ही बदल गया किसमें? थीटा में। आर स्क्वायर भी किसमें बदल गया? थीटा में बदल गया। तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो गया ये। अब आगे बढ़ा जाए, थोड़ा इसको हल्का सा छोटा कर दे, ठीक। तो वैल्यू रख देते हैं। अब कौन सी पेन ले लें? पेन 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 पर्पल, हाँ ध्यान दें। तो E इज इक्वल टू, अब ये सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट रख दो, तो लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डीएल की जगह पे हो जाएगा आपका ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो थोड़ा
ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आया आपका डीएल की जगह पे, कॉस थीटा के प्लेस पे कॉस थीटा ही रहने दें, अपॉन आर स्क्वायर के प्लेस पे आपका आया है ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो यहां पर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो गया, और सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, लेमडा अपान 4 पाई एफ साइलेंट नॉट, एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा तो एक ए बचेगा, कांस्टेंट होगा बाहर चला जाएगा, वो अंदर क्या बच रहा है कॉस थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये एंगल आपका क्लॉकवाइज मेजर किया गया है तो माइनस थीटा लिख दो, और ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया गया इसको प्लस थीटा, माइनस थीटा से प्लस थीटा में इंटीग्रेशन कर देंगे। इसके पहले लिमिट क्यों नहीं लगा रहे थे, कई वेरिएबल बैठे हुए थे, अब लिमिट लगा दिए क्योंकि कई सारे वेरिएबल थोड़े हैं। तो ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू लेमडा अपान 4 पाई एफ साइलेंट नॉट ए, और cos थीटा का इंटीग्रेशन, साइन का डिफरेंशिएशन cos, cos का इंटीग्रेशन साइन, हो जाएगा साइन थीटा इंटीग्रेशन माइनस थीटा प्लस थीटा, E इज इक्वल टू लेमडा अपान 4 पाई एफ साइलेंट नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किए फिर लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट किए यहाँ, अब ये हो जाएगा बेटा E इज इक्वल टू लेमडा अपान 4 पाई एफ साइलेंट नॉट, ए मिस कर गए थे ए, और ये साइन थीटा, साइन थीटा और साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या आप यहां ना भी लिखना चाहें तो बाद में लिख देना, यहां आप क्या करें, यहां आप माइनस और ब्रैकेट में माइनस साइन थीटा लिखें, और रीजन क्या है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, क्यों होता है, माइनस थीटा किधर मेजर करते हैं आप, अब जैसे मान ली कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इधर आप प्लस थीटा मेजर करते हैं, इधर माइनस थीटा मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज थीटा प्लस लेते हैं, क्लॉकवाइज माइनस लेते हैं, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और साइन माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में चला आएगा, और ये इलाका कॉस का और सेक का है, साइन का नहीं है, तो यहाँ साइन निगेटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ निगेटिव लिखा जा रहा है, क्योंकि अभी आप कभी पढ़ रखे हैं ACTS, ए मतलब यहाँ आल पॉजिटिव, यहाँ सी मतलब कॉस सेक, यहाँ टेन कॉट, यहाँ साइन कॉस, तो ये इलाका कॉस और सेक का है, तो यहाँ साइन नेगेटिव रहेगा, इसलिए साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा हो जाएगा, लेमडा अपान 4 पाई एफ साइलेंट नॉट ए, यहाँ हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा, ये आपका फाइनल फार्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन तो हम लोग निकाल ही लेंगे टेस्ट चार्ज को रख के, ठीक है, इसको थोड़ा हम छोटा कर देते हैं, लेमडा अपान 4 पाई एफ साइलेंट नॉट ए 2 साइन थीटा आपका इंटू लेमडा अपान 4 पाई एफ साइलेंट नॉट ए इंटू 2 साइन थीटा आपका जो है फाइनल रिजल्ट आया है, ठीक है, तो स्क्रीन शॉट लेके आप इसको थोड़ा स्टडी कर लेंगे। वैसे ये रिजल्ट जो आया है ये आपका तभी यूज होगा जब सिमेट्री होगी, मतलब पॉइंट जो है नॉर्मल बाइसेक्टर पर होगा तभी यूज होगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि उसी सिचुएशन में डिराइव हुआ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अभी अभी आपने ये देखा कि
ये एंगल आपका थीटा था और ये एंगल भी क्या था, थीटा था। तब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आया है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 A, और यहाँ लेमडा था, और 2 साइन थीटा, अभी पीछे डराइव करके आया है, ये फाइनल फार्मूला आया है। ठीक है, अब आपसे ये बोला जा रहा है कि लेंथ थोड़ा नीचे बढ़ा देते हैं, तो अब एंगल भी बढ़ गया, लेंथ और बढ़ा देते हैं, एंगल और बढ़ गया। देखें, यहां इंटरसेक्शन हुआ इस एंगल पर, यहां इंटरसेक्शन हुआ, यहां तक लेंथ ली गई, यहां इंटरसेक्शन हुआ जाके तो यहां तक लेंथ ली गई, एंगल बढ़ाने पर और यहां इंटरसेक्शन हुआ, यहां तक लेंथ ली। इसका मतलब ये एंगल से जो लाइन जाएगी वो जहां इंटरसेक्ट करेगी लेंथ वहां तक ली जाएगी। अब नीचे लेंथ इनफाइनाइट लेना है, तो अब इस एंगल को हम यदि 90 कर दें, क्या कर दें, 90 कर दें, तो जहां इंटरसेक्ट करेगी एंगल बनाने वाली लाइन, यहां इंटरसेक्ट की तो यहां तक लेंथ, यहां इंटरसेक्ट की यहां तक लेंथ, यहां इंटरसेक्ट की यहां तक लेंथ। अब ये लाइन जहां इंटरसेक्ट करेगी वहां तक की लेंथ ली जाएगी। अब पैरेलल लाइन है, कहां इंटरसेक्ट करेगी नहीं पता है, इसका मतलब नीचे लेंथ क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई। नीचे लेंथ क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई। लेकिन कब, जब थीटा की वैल्यू 90 है। बिल्कुल यही सिचुएशन ऊपर भी हो जाएगी, जब ये थीटा इधर भी 90 हो जाएगा तो इधर भी इनफाइनाइट हो जाएगी लेंथ। तो इनफाइनाइट लेंथ का यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर है, और उसके नॉर्मल बाइसेक्टर के किसी पॉइंट पर हम फार्मूला निकाल रहे हैं, तो हम थीटा की जगह पे 90 लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे, उस सिचुएशन में आपका E इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, और 2 साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ये तो 1 हो जाएगा, और 2 4 ये आ जाएगा आपका लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो कभी कभी ग्राफ भी पूछ लिया जाता है, ग्राफ। यहाँ पर E प्रोपोर्शनल टू 1/A है, तो आप जरा ध्यान दें, इसका ग्राफ इनवर्सली रिलेशन है। तो ये मान लो आपकी A एक्सिस है ये वाली, ये E एक्सिस है, ये ओरिजिन है। E बढ़ेगा तो ग्राफ ऊपर जाएगा, E कम होगा तो ग्राफ नीचे आएगा, A बढ़ेगा तो ग्राफ आगे जाएगा, A कम होगा तो नीचे आएगा। E कम होते होते यदि 0 हो जाएगा तो ग्राफ आपका A एक्सिस को टच कर लेगा। मतलब A एक्सिस को ग्राफ तभी टच करेगा जब E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और A जैसे जैसे कम होता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे E बढ़ता जाएगा। तो A 0 होगा आके E एक्सिस पे, लेकिन उस समय तक E इनफाइनाइट हो चुका होगा। इसका मतलब इस एक्सिस को तभी टच करेंगे हम जब E इनफाइनाइट हो चुका हो। E कहाँ इनफाइनाइट होगा हमें नहीं पता है, हमें ये भी नहीं पता है कि R कहाँ इनफाइनाइट होगा। इसीलिए ये ग्राफ जो है ना यहाँ इंटरसेक्ट करेगा ना यहाँ इंटरसेक्ट करेगा। इस बात पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉपी चेक करते समय हम लोग यही ढूंढते हैं। ठीक है, तो A जब बढ़ेगा तो E कम होगा। देखो A बढ़ रहा है तो ग्राफ आगे जा रहा है, और ग्राफ आगे जाते हुए नीचे आ रहा है क्योंकि E को कम भी होना है। यहाँ इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन होने का मतलब है A की वैल्यू 0 हो गई। A की वैल्यू 0 वही होगी जहां E इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब इंटरसेक्शन वही होगा जहां E इनफाइनाइट होगा। हमको पता ही नहीं, पैरेलल चलेगा, क्योंकि पैरेलल चलेगा तभी नहीं पता चलेगा कहाँ इंटरसेक्शन होगा। और यहाँ भी इसको इंटरसेक्ट करने मतलब E का 0 होना जाना, E 0 होगा कहाँ, जहां A इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब ये इंटरसेक्शन वही होगा जहां A इनफाइनाइट होगा। और A इनफाइनाइट कहाँ होगा ये हमको पता नहीं है, इसका मतलब इंटरसेक्शन कहाँ होगा ये भी नहीं पता है। तो कब नहीं पता होता कि इंटरसेक्शन कहाँ होगा, जब पोर्शन पैरेलल हो जाता है।
ठीक है, ये इसका ग्राफ हो गया। तो ये जो अभी डेरिवेशन किया गया है, ये केवल 4-6 लाइन का में आ जाएगा ये आंसर। और कब आएगा ये आंसर? जब हम बात कर रहे होंगे गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन, ठीक है, तो वहां इजिली आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, और उस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण हमको क्या करना है? हमको फील्ड निकालनी है। क्या करना है? फील्ड निकालनी है। कहां पर? ऑन एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज। पहली बात तो यूनिफॉर्मली चार्ज रहे, चार्ज है, फिर से प्लस दिखा दे रहे हैं। यूनिफॉर्मली चार्जिंग है, ठीक है। अब इसकी एक्सिस किसे कहेंगे? दैट लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर, दैट लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर, क्या बोलेंगे? दैट लाइन विच passes through center, passes through center and remains normal to, plane of circle। जिस प्लेन में सर्कल बना हुआ है उसके नॉर्मल भी होना जरूरी है। जैसे अभी ये देखा जाए तो ये सेंटर से तो पास हो रहा है, लेकिन अभी इसे एक्सिस नहीं बोलेंगे जब तक ये सर्कल के प्लेन के नॉर्मल ना हो जाए। सर्कल का प्लेन इस समय क्या है? ये बोर्ड है आपका, इंटरेक्टिंग पैनल है, तो उसके नॉर्मल होने मतलब ये एक्सिस है। इसके किसी पॉइंट पर हम फील्ड निकालेंगे, ठीक है। तो दैट लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर एंड रिमेन्स नॉर्मल टू प्लेन ऑफ सर्कल, रिमेन्स नॉर्मल टू प्लेन ऑफ सर्कल। आई बात समझ में? ठीक है। अब जैसे हमको जब अभी कैलकुलेट करेंगे हम लोग, यहां जैसे डी क्यू लेंगे, यहां जब हम डी क्यू लेंगे तो डायमीटर के जस्ट अपोजिट दूसरे साइड भी हम डी क्यू लेंगे। अब देखा जाए, जैसे जहां पकड़ रखे हैं इस पेन को, वहीं फील्ड निकालनी है, तो फील्ड की डायरेक्शन यहां ऐसे हो जाएगी, इसके कारण फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। इस फील्ड का एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा, और इस फील्ड का भी एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा। और ये कंपोनेंट एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो फील्ड की डायरेक्शन अलोंग एक्सिस हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज है अवे फ्रॉम द सेंटर, नेगेटिव चार्ज है टुवर्ड सेंटर, फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम हवा में लाइन खींचे कैसे? हवा में लाइन हम खींचे कैसे? जब तक हम हवा में लाइन खींच नहीं पाएंगे तब तक हम कैलकुलेशन भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे, आप ये जरा देख के चलो कि हमको क्या करना है। ये जो पूरा मामला है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और सारे कंपोनेंट्स इंटरेक्टिंग पैनल के प्लेन में आ जाए। ऐसा कब होगा? अब जैसे मान लो यहां हमारे हाथ पे एक सर्कल बना होता, और सर्कल का एक्सिस ये होता, एक्सिस ये होता, और ये एक्सिस प्लेन में कब आती? जब सर्कल हमारा बोर्ड के नॉर्मल हो जाता, और हाफ पोर्शन सर्कल का कहां चला जाता? अंदर चला जाता। हाफ पोर्शन कहां होता? सर्कल के वो प्लेन के बाहर होता। हाफ पोर्शन कहां चला जाता? आपका प्लेन के अंदर चला जाता। तब एक्सिस बोर्ड पे आती, ठीक है। फिर से ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि एक्सिस ये है, फील्ड की डायरेक्शन ये होगी,
यहाँ फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। अब इतने एक्सपर्ट तो है नहीं आपके हवा में लाइन खींचेंगे और दिखेगी सबको, ठीक है ना। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो लाइन खींच रहे हैं, ये जो लाइन खींच रहे हैं, ये जो लाइन खींच रहे हैं, और जो इसके कंपोनेंट्स कर रहे हैं, इसके जो कंपोनेंट्स कर रहे हैं, वो सब इंटरेक्टिंग पैनल में आ जाए, इंटरेक्टिंग पैनल में आ जाए। तो ऐसा तभी होगा जब हमारी एक्सिस जो है कहाँ आ जाए, इंटरेक्टिंग पैनल में आ जाए। अब मान लो मेरा हाथ ही इंटरेक्टिंग पैनल है, इसी पे सर्कल बना है, तो एक्सिस ये है। फिर ये एक्सिस जो है आपकी कब जो है पैनल में जाएगी, जब हमारा सर्कल का प्लेन जो है इंटरेक्टिंग पैनल के नॉर्मल हो जाएगा, और सर्कल का आधा पोर्शन प्लेन के अंदर चला जाएगा और आधा पोर्शन प्लेन के बाहर होगा, तभी ऐसा हो, ठीक है। तो अभी हम ऐसा ही कुछ बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो शायद अगले पेज पे चले चले। शेप्स में 3D ले लें, थ्री में कौन ले लें, लेंथ हटा दें। काम कर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये आपका वो सर्कल है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। और ये आपका यूनिफॉर्मली चार्ज है। कैसा चार्ज है? यूनिफॉर्मली चार्ज है। अंदर भी यूनिफॉर्मली चार्ज है। ये डॉटेड वाला पोर्शन अंदर का पोर्शन है। अब अभी हम बोल रहे थे सर्कल का प्लेन ऐसे है, ऐसे आधा सर्कल कहाँ है, अंदर है, आधा बाहर है। और ये इसका सेंटर है, वो मान ले रहे हैं। और ये जिस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है उस पॉइंट को P मान ले रहे हैं, और इस लोकेशन को यक्स मान ले रहे हैं। अब जो है हम जो है यहाँ पे एक चार्ज यहां ले ले रहे हैं, डी क्यू। लेंथ कितनी, dl, तो डी क्यू बाई dl बराबर क्या लिखना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ऐसे ही एक यहां भी अज्यूम कर ले रहे हैं, अब वो भी क्या है, डी क्यू है, और बाई dl इज इक्वल टू लेंडा। अब इसके कारण जो फील्ड की डायरेक्शन होगी, जहां फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होती है वहां हम क्या रख देते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख देते हैं। और सोर्स चार्ज हमेशा फिक्स रहेगा, तो सोर्स चार्ज फिक्स रहेगा, टेस्ट चार्ज फ्री रहेगा। तो ये भागेगा तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो गई। इसको बोलेंगे डी, क्या बोलेंगे, डीई। और ये इसकी रेडियस को हम मान ले रहे हैं ए है, ये आपका आर हो जाएगा। और आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाइथागोरस, ये 90 डिग्री एंगल रहेगा आपका, ये आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और यहां देखें ये यक्स है, ये ए है, ये आर है। तो यहां पर भी हमने इसके कारण जब फील्ड की डायरेक्शन निकाली थी, इधर चला गया ये, ठीक है। या फील्ड की डायरेक्शन जब इसके कारण निकाली, इसके कारण ये इधर चला गया। और ध्यान दो ये ए है तो ये भी ए होगा, क्योंकि रेडियस ही है, ये भी ए हो जाएगा।
और ये यक्स है, ये इधर 90 है, इधर भी 90 होगा, और फिर से ये आर हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आप ई का फार्मूला जानते हैं, ई इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। तो जब सोर्स चार्ज दोनों जगह डी क्यू है, यहां भी, और सोर्स चार्ज से पॉइंट का सेपरेशन यहां भी आर है, यहां भी आर है, इसका मतलब फील्ड भी सेम हो जाएगी। तो यहां डी लिखा गया है, तो यहां भी डी लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम प्यारे इस एंगल को, इसको ऐसे आगे जाने दे रहे हैं, ऐसे, और इस एंगल को हम थीटा मान ले रहे हैं। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि इक्वल साइड्स के फ्रंट एंगल भी इक्वल होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये थीटा हो गया तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये थीटा हो गया तो ये भी थीटा हो गया, ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट मामला यहाँ चल रहा है। अब हम क्या करते हैं, कुछ ज्यादा नहीं, पेन का कलर चेंज करते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, मान लो एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। इस डी का एक कंपोनेंट इधर जाएगा, जो कि बोला जाएगा, हाँ बहुत सही, डीई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर जाएगा, जो कि बोला जाएगा डीई साइन थीटा। इस डी का भी एक कंपोनेंट इधर जाएगा, हाँ क्या बोला जाएगा, डी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इस तरफ जाएगा, बोला जाएगा डी साइन। और ये दोनों कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, इन मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। जो सिचुएशन इस डायमीटर के इंच पर डीक्यू चार्ज अज्यूम करने पे हुई है, यही सिचुएशन किसी भी डायमीटर के इंच पर डीक्यू चार्ज अज्यूम करने पे होगी, बिल्कुल यही सिचुएशन होगी। तो इसका मतलब बार बार क्या हुआ होगा, हर डायमीटर के लिए डी साइन थीटा कैंसिल हो जाया करेगा और डी कॉस थीटा ऐड हो जाया करेगा। तो यहां कहानी लिख देते हैं हम लोग, अब कहानी में लिख देते हैं कि कंपोनेंट डीई कौन सा कैंसिल हो रहा है, डी साइन थीटा विल बी कैंसल्ड फॉर all diameters due to equal magnitude and opposite direction। सुनते रहेंगे तो याद रहेगा लिखा क्या गया है, पूरा वर्ड लिखा नहीं जा रहा है तब भी। बट कंपोनेंट डी cos थीटा will be added। तो मेरे प्यारे डी cos थीटा, अब कितने डायमीटर ऐसे होने वाले हैं आपको पता है, कितने डायमीटर ले सकते हैं किसी सर्कुलर चार्ज रिंग के लिए, इनफाइनाइट। इसका मतलब डी cos थीटा भी इनफाइनाइट टाइम्स ऐड होने जा रहा है, इनफाइनाइट इंटू 2 टाइम्स। तो नेट फील्ड हो जाएगी आपकी E इज इक्वल टू डी cos थीटा, डी cos थीटा एंड सो ऑन। तो डी की वैल्यू डाल दो 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट डी क्यू अपान एक्स स्क्वायर। क्यों, यही तो प्यारे नालायकों, डी क्यू अपान
आर स्क्वायर होगा, सेपरेशन लिया जाएगा आर स्क्वायर। तो डी की वैल्यू डाल दिए, या पहले इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करना है, इसी दिन के लिए इंटीग्रेशन बना है, पहले डी cos थीटा लिख लेते हैं। अब वैल्यू डालते हैं, E इज इक्वल टू डी की जगह पे हो जाएगा आपका 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट लेमडा डी एल अपान आर स्क्वायर। कहां से आ रहा है आप जानते हैं, डी इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट डी क्यू अपान आर स्क्वायर होगा, और डी क्यू की जगह पे क्या हो जाएगा, लेमडा डी एल, ये हो जाएगा 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट लेमडा डी एल अपान आर स्क्वायर एंड कास थीटा। इस थीटा के लिए ये ए क्या है, परपेंडिकुलर है, और 90 का फ्रंट है आर, तो हाइपोटेनस होगा, एक्स क्या होगा, बेस होगा, और कास थीटा बराबर बेस अपान हाइपोटेनस होता है, तो कास थीटा बराबर हो जाएगा बेस क्या है, एक्स है, हाइपोटेनस क्या है, आर है, तो कास थीटा की भी वैल्यू लिख दो, एक्स अपान आर। ठीक है, या कर ही देते हैं ऊपर। अब यहां पर आपका E इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट है बाहर निकालो, 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट कांस्टेंट है, लेमडा भी कांस्टेंट है, यक्स भी कांस्टेंट है, एक्सिस पर पॉइंट की लोकेशन थोड़े बदल रही है, तो आर क्यूब भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया, आर स्क्वायर आर, आर क्यूब हो गया, बाहर आ गया, अंदर केवल बचा डीएल। डीएल इज द पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस, तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है एज लार्ज एज पॉसिबल, आप इसी को डीएल मान रखे हैं, ये ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सरकमफ्रेंस के बराबर, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई, आर होता है, यहाँ आर की जगह पे ए लिखा है, 2 पाई ए हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू आ गया आपका 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट लेमडा यक्स, और डीएल का इंटीग्रेशन आ चुका है 2 पाई ए अपान आर की वैल्यू भी लगे हाथ देख लो, वैसे आर इज इक्वल टू हम लोग लिख ही रखे हैं यहाँ पे, रूट ऑफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 रूट का मतलब, लेकिन हमको एक्चुअली चाहिए आर क्यूब, आर क्यूब इधर भी क्यूब लग जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहां पर ये वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये आपका फाइनल फार्मूला आ चुका है, इसको अब कलर बदल के लिख देते हैं, E इज इक्वल टू, देखो आपका 2 से यहाँ केवल 2 बचेगा, आई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और एफ साइलेंट नॉट बचेगा, और ऊपर आपका बचेगा लेमडा और यक्स। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, तो 2 लिखा गया यहाँ पे, और ये 2 कैंसिल होगा तो 2 टाइम्स जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ऊपर लेमडा यक्स बच रहा है और ए भी बच रहा है, लेमडा यक्स ए, और नीचे हो गया 2 एफ साइलेंट नॉट यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये फार्मूला हो गया। डायरेक्शन के लिए आप देख ही रहे हैं, डायरेक्शन एलॉन्ग एक्सिस है, पॉजिटिव चार्ज है अवे फ्रॉम द सेंटर है, निगेटिव होता है तो टुवर्ड सेंटर हो जाता है। ठीक है, तो डायरेक्शन तो पहले से ही कंफर्म है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं जिससे आपको सारा मामला एक ही पेज में आ जाए। हाइड कर देते हैं, दिख रहा है, स्क्रीनशॉट लें, समझें क्या कैसे है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के पहले हम इस फार्मूले को ले लेते हैं,
और इसको कर लेते हैं कॉपी। कॉपी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। लो, तो कहानी हो गई यार, कोई दिक्कत नहीं है। 12 फिजिक्स में पढ़ा रहे थे। योर वाइट बोर्ड, आजा बेटा। ये मना कर रहा है कि बहुत परेशान कर लिए, बस करिए। कॉपी। फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब आप जाइए यहाँ से, अब आप थोड़ा ऊपर आइए। ये फार्मूला आप देख ही रहे हैं, ठीक है। आप जरा ध्यान दें यार, ये आपका ये आपका आ गए भाई साहब। ये आपकी यूनिफॉर्मली 4 रिंग थी, और जिसमें इसको हम ए बोल रहे हैं और इसी को एक्स बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? एक्स बोला जा रहा है, ठीक है। अब जैसे अभी हम बात करें एट सेंटर, एट सेंटर, एट सेंटर, जब ये पॉइंट आपका सेंटर पे आएगा तो एक्स धीरे धीरे कम होता जाएगा और सेंटर पे आते आते एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एट सेंटर एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ एक्स के प्लेस पे 0 कर दोगे तो ई 0 आ जाएगा। ई क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर 0 होगी, तो हाँ सही बात है। यदि पूरी पूरी रिंग कंप्लीट होगी तो ये भी टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? भगाएगा। ये भी भगाएगा, 0 आ जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड। यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो ये भी भगाएगा और ये भी भगाएगा, फिर 0 आ जाएगा। ये भी भगाएगा, ये भी भगाएगा, 0 आ जाएगा। ये भी भगाएगा और ये भी भगाएगा, 0 आ जाएगा। तो सेंटर पे नेट फील्ड 0 आ जाएगी, तो ये सही निकल रहा है। अब अगला ये देखते हैं कि जैसे किसी भी चीज को बहुत दूर से देखें तो हमको पॉइंट जैसी दिखती है। कैसी दिखती है? पॉइंट जैसी दिखती है। तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत दूर से किसी चीज को देखेंगे तो हमको पॉइंट जैसा दिखेगा, और पॉइंट जैसा जब दिखेगा हमें, तो हमको ये देखना है क्या बिहेवियर भी पॉइंट जैसा होगा। इसका मतलब इस समय हम बात कर रहे हैं कि बहुत दूर से देख रहे हैं तो यक्स बहुत बड़ा है ए के कंपैरिजन में, तो यहां पर जो है E इज इक्वल टू लेमडा की जगह पे हो जाएगा आपका 2 पाई ए। क्यों? क्योंकि लेमडा इज इक्वल टू होगा आपका क्यू बाई ए, और क्यू बाई ए क्या? क्यू बाई एल होगा, क्यू बाई एल। और फिर लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल क्या होगा? सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, चार्ज रिंग की लेंथ। तो यहां से आपका लेमडा की जगह पे क्या लिख उठेगा? क्यू बाई 2 पाई है। तो लेमडा जहां लिखा है उसकी जगह पे लिख उठेगा आपका क्यू बाई, लेमडा की जगह हम लिख रहे हैं वैल्यू क्यू बाई 2 पाई है। यक्स और ए रहेगा, 2 एप्सिलॉन नॉट पहले से लिखा था। यहाँ यक्स स्क्वायर रहेगा और ए स्क्वायर को 0 लिख दिया जाएगा, अब पावर होगी 3। कारण कि हम लोग जब एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन सॉल्व कर रहे थे तो बात हुई थी कि यदि ये सिचुएशन होगी तो मल्टीप्लिकेशन में ए इफेक्टिव होगा, लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ए स्क्वायर का इफेक्ट एक्स के कंपैरिजन, एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में निग्लिजिबल हो जाएगा, तो यहाँ ड्रॉप कर दिया गया इसीलिए। अब देखो ये आपका E इज इक्वल टू हो गया 1/2, 2 जा 4 हो गया, पाई है ही है, एफ साइलेंट नॉट है, ए से ए कैंसिल हो गया है,
और ऊपर q बचा है, x बचा है, ये से कैंसिल हो गया है, और नीचे x स्क्वायर 3/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 x पावर क्यूब बचेगा। आई इसको सॉल्व करेंगे तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 q/x² आ जाएगा, जो कि पॉइंट चार्ज का फार्मूला है। इसका मतलब बहुत दूर से या कोई भी चार रिंग एज ए पॉइंट दिखेगी भी और वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव भी करेगी मेरे प्यारे। अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये जो डेरिवेशन है ये यूनिफॉर्मली चार रिंग के सेंटर पर फील्ड 0 हो रही है, लेकिन जब ये कंप्लीट सर्कल होगा तब, कंप्लीट सर्कल नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मान लो इतना ही दिया गया, इतना ही, अब वो 0 नहीं होगा। इतने में थोड़ा और हल्का सा हटा दे रहे हैं यहाँ पे, नहीं तो आप अभी सेमी सर्कल मानने लगेंगे। यदि इस सिचुएशन में है और इसके सेंटर पर फील्ड की बात हो रही है, अब वो 0 नहीं होगी, अब वो 0 नहीं होगी इसके सेंटर पर फील्ड। तो देखें, कोई भी चीज सॉल्व करने के पहले हमको सिमेट्री देखनी होगी। जैसे ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है पूरे हर जगह पे, तो यहां हम सिमेट्री देखने का मतलब यह है कि इसका मिड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और मिड पॉइंट के से एक लाइन खींच देंगे और यहां पे कहीं भी अब हम आप फील्ड निकाल सकते हैं। अब यहां पर जैसे मान लो सेंटर पर फील्ड निकाल रहे हैं, वो पॉइंट ही पी मान ले रहे हैं। अब ध्यान देंगे आप, जितने एंगल पर ऊपर उतने ही एंगल पर नीचे भी आपको DQ मानना पड़ेगा, आपको DQ मानना पड़ेगा। जितना ऊपर उतना ही नीचे भी मानना पड़ेगा। और ये लेंथ है DL, चार्ज है DQ, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा क्या, क्या आ जाएगा भाई। और यहां भी आप क्या कर रहे हैं, ये लेंथ है DL और चार्ज है DQ, तो DQ में DL से डिवाइड होगा, फिर वेवलेंथ वो आ जाएगा क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, वेवलेंथ कह रहे थे। तो मेरे प्यारे ध्यान दें, इसको बड़ा कर, ठीक। तो जैसे कोई यदि कंप्लीट यूनिफॉर्मली चार्जिंग नहीं है, उसका पार्ट है, तो उसके सेंटर पर फील्ड निकालनी है, तो यहाँ 0 नहीं होगा, ये तो जान ही रहे हैं आप। क्योंकि इधर वाला यदि टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, इधर भगाएगा, इधर कोई है ही नहीं है जो इधर भगाए कैंसिल कर दे, तो 0 तो नहीं आएगा। तो सॉल्व करेंगे इजिली, कैसे कर सकते हैं आप, जो भी पोर्शन है जो आर्क दिया गया है उसका मिड पॉइंट ले लेना, उसको सेंटर से ज्वाइन कर लेना, और जितने एंगल पर ऊपर आप DQ लेंगे उतने ही एंगल पर नीचे भी DQ लेंगे, और उसकी लेंथ क्या होगी, DL होगी। तो ये एंगल हो जाएगा D थीटा, और ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपका D थीटा, ठीक है। और ये टेस्ट चार्ज को ऐसे भगाएगा और ये वाला टेस्ट चार्ज को ऐसे भगाएगा, ये भी D हो जाएगा, और D इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4πε0 DQ अपान, और ये डिस्टेंस मान लो रेडियस है इसकी, अपान R²। मान लो क्या रेडियस सही है, तो अपान क्या हो गया, R² हो गया। अब बिल्कुल यही सिचुएशन, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगी, तो इधर भी 1/4πε0 DQ अपान R² हो जाएगा। इसका मतलब D इधर भी लिख सकते हैं। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट से, ठीक है। अब देखेंगे इस D का एक कंपोनेंट इधर जाएगा जो हो जाएगा D cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर जाएगा जो हो जाएगा D sin थीटा। जिधर एंगल दिया है वो cos हो जाता है, तो ये भी फिर से हो जाएगा D cos थीटा, इधर से ये हो जाएगा आपका D sin थीटा।
ये दोनों, ये और ये आपस में निपट लेंगे, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, ऐड हो जाएंगे। और ये बात हम यहाँ अज्यूम किए होते, यहाँ डी क्यू लिए होते, यहाँ लिए होते तब भी होती, यहाँ लिए होते, यहाँ लिए होते तब भी होती, यहाँ लिए होते, यहाँ लिए होते तब भी होती। इसका मतलब कि बार बार रिपीट होता फॉर ईच पेयर, और ईच पेयर ऑफ डी क्यू। तो यहां लिख दे रहे हैं आपका क्या, फॉर ईच पेयर ऑफ डी क्यू। तो ध्यान देंगे जो पेयर लेंगे, जितने एंगल पर इधर रहेगा उतने एंगल इधर, सिमेट्री का रहना चाहिए, मतलब जो एक्सिस आप डिसाइड कर रहे हैं उससे बराबर डिस्टेंस पे ऊपर, बराबर डिस्टेंस पे नीचे, मतलब ये डिस्टेंस सेम रहनी चाहिए या ये एंगल सेम रहना चाहिए। फॉर ईच पेयर ऑफ डी क्यू, कंपोनेंट डी साइन थीटा will be cancelled and d cos theta will be added। तो नेट फील्ड क्या हो जाएगी, ऐसे कितने पेयर होने वाले हैं इनफाइनाइट, तो कितनी बार डी cos थीटा ऐड होने जा रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स ऐड होने जा रहा है। और इसी दिन के लिए आप क्या बना कर रखे हैं, इंटीग्रेशन बना कर रखे हैं। ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू डी की वैल्यू, अब डी पहले डिसाइड ही कर लें क्या होगा, डी इज इक्वल टू होगा 1/4π/ε0 डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर, आर रेडियस है, और डी क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी एल हो जाएगा, तो लेमडा डी एल और आर स्क्वायर है ही है। डी एल क्या है, आर्क है, और डी थीटा क्या है, एंगल है। तो आप ये भी जानते हैं कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। यहां से dl इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, आर डी थीटा आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1/4π/ε0। dl की जगह पे इसको लेमडा लिख दो, dl की जगह पे लिख सकते हो आप आर डी थीटा, और अपान में आर स्क्वायर है ही है। तो फाइनली हो गया ये आपका, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, लेमडा डी थीटा अपान 4π/ε0 आर। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर डी की, लेमडा अपान 4π/ε0 आर, और डी थीटा और कास थीटा पहले से लिखा है। ठीक है, तो इधर चलते हैं, बस भाई ज्यादा देर नहीं। अब यहाँ पर E इज इक्वल टू, एक थोड़ा हिंट दे रहे हैं, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी वाले में भी ऐसा केस बन सकता था। ठीक है, तो एक हिंट दे रहे हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे मेरे प्यारे। यहां से लेमडा बाहर आ जाएगा, 4π/ε0 बाहर आ जाएगा, आर बाहर आ जाएगा, ये सब कांस्टेंट है, अंदर बचेगा कॉस थीटा डी थीटा। और जरा देखें, नीचे भी है ऊपर भी है, तो माइनस थीटा से प्लस थीटा हम क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे, और E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका लेमडा अपान 4π/ε0 आर। कास थीटा का इंटीग्रेशन होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कास, कास का इंटीग्रेशन साइन, तो ये साइन थीटा हो जाएगा, माइनस थीटा प्लस थीटा, लिमिट हो गई, और E इज इक्वल टू आ जाएगा आपका लेमडा अपान 4π/ε0 आर, अपर लिमिट, फिर माइनस
लोअर लिमिट। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, लेमडा अपान 4 पाई एफ साइलेंट नॉट आर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, जो कि हो जाएगा E इज इक्वल टू यहाँ आपको बता चुके हैं पहले भी कि साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा होती है। माइनस साइन थीटा लिखेंगे, देख माइनस पहले से ये प्लस हो जाएगा, प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा हो जाएगा। लिखना नहीं चाहते हैं स्टेप, इस 2 से यहाँ कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा लेमडा साइन थीटा अपान 2 पाई एफ साइलेंट नॉट आर, ये फार्मूला हो गया फाइनल आपका। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे, अभी मत लें इनकी स्क्रीनशॉट, थोड़ा पूरा पोर्शन ला तो दें पहले बोर्ड में आपके। ठीक है, इसकी स्टार्ट लेंगे, जूम करेंगे, एक बार भी ना समझ में वीडियो फिर से प्ले करके आप समझ लेंगे। अब आप समझदार है ही हैं मेरे प्यारे, जल्दी से थैंक्स बोलते हैं आपको और निकलते हैं अपने अगले लक्ष्य पे। यार थैंक्स इसलिए कि आप इतनी देर तक रहे चैनल पर। अब आपका भी मन कहे थैंक्स करने के लिए तो कमेंट सेक्शन है मेरे प्यारे, वही पुराना भौकाल, एराइज अवेक स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। प्यारे आप मुझे अपना समय दो, मैं आपको आपके सपने दूंगा। और यूट्यूब वाली लाइन कैसे भूल जाएं, सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट आल्सो, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और अपने दोस्तों और रिलेटिव को भी फॉर द सेम पर्पज यू हैव टू मोटिवेट। बेल आइकन आप प्रेस किए रहेंगे तो अपलोडेड लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन आपके पास विद इन टाइम पहुंच जाएगी। थैंक्स प्यारे, मस्त